नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में किसकी सत्ता बनने जा रही है यह तो आज के आज पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले जो घमासान मचा हुआ है क्या वह आज के आज नतीजों के बाद थमेगा या फिर और बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो गया है, खासकर पश्चिम बंगाल की जो हालत है उसे देखकर तो यही लगता है कि इस बार का चुनावी मुकाबला जरा लंबा खींचेगा। आप जानते हैं कि आमतौर पर मतदान तक चुनावी घमासान जारी रहता है और इसके बाद शांति हो जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावों में ऐसा होता हुआ कहीं से नजर नहीं आ रहा है। 29 अप्रैल को दूसरे और आखिरी दौर की वोटिंग खत्म होने के बाद शनिवार को फिर 15 बूथों पर वोटिंग कराई गई, जिसमें मगरहट्टा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 11 बूथों पर और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में 4 बूथों पर वोटिंग कराई गई है। अब 21 मई को फाल्टा क्षेत्र के सभी बूथों पर वोटिंग का फैसला चुनाव आयोग ने ले लिया है। चुनाव आयोग के अनुसार फाल्टा में मतदान के दौरान इतनी गंभीर घटनाएं हुई हैं कि पूरे क्षेत्र का मतदान रद्द कर पुनः मतदान जरूरी हो गया है और चुनाव आयोग ने इसे लोकतंत्र की प्रक्रिया का नुकसान कराने की घटना बताया है। लेकिन चुनाव आयोग इस बात पर मौन है कि उसे यह बात देर से क्यों समझ में आई और आदेश इतनी देरी से क्यों आया। अभिषेक बनर्जी ने इस पर जो चुनौती पेश की है उसमें बीजेपी का डर और बढ़ सकता है। एक पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने लिखा है कि वैसे बीजेपी ने बंगाल को इस कदर अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, मानो यहाँ हार गई तो फिर मोदी जी का केंद्र से विदाई भी तय हो सकती है। वैसे बीजेपी का बंगाल से डरना भी लाजमी है, कह सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी शुरू से बीजेपी की हर बार का करारा जवाब देती हुई आई है और अब तो शनिवार को कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में ममता बनर्जी ने 200 से ज़्यादा सीटों पर जीत का दावा भी कर दिया है। ममता ने अपने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया है कि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनके लिए और यह लड़ाइयाँ भी उनके पक्ष में ही खत्म हो रही है। इससे पहले ममता बनर्जी ने एक बड़ी चेतावनी बीजेपी को दे दी है कि बंगाल से बाहर करने के बाद वह दिल्ली से भी बीजेपी को बाहर करेगी। अब बंगाल नतीजे के बाद केंद्र में कोई उलटफेर होता है या नहीं यह तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस बार के बंगाल चुनावों ने देश को इतना तो सिखा दिया है कि तबीयत से पत्थर उछाला जाए तो आसमान में भी सुराख हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी तो उसकी जीत तय रहेगी। अभी बीजेपी जितनी हैरान और परेशान नजर आ रही है उससे साफ समझ में आ रहा है कि उसे चुनाव में कड़ी टक्कर मिल चुकी है। देश ने अब तक चुनाव में हिंदू मुसलमान भ्रष्टाचार विकास कानून व्यवस्था लोक लुभावन वादे मुद्दे सेवाओं की झंडी महिलाओं और युवाओं को रुझाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं जैसे कई मुद्दों पर दो दलीलों और आपस में भिड़ते हुए देखा गया है। जो जनता को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर लेता है बाजी उसके हाथ में आ जाती है, लेकिन बंगाल चुनाव में तो इन सबका जिक्र नाम मात्र का ही रहता है। बेशक पार्टियां की घोषणा पत्रों में बड़े बड़े वादे किए गए, सत्तारूढ़ टीएमसी की कार्यवाही गिनती और इसमें देखा जाए तो बांग्लादेशी घुसपैठियों और बाबरी मस्जिद के बहाने हिंदू और मुसलमान कार्ड में भी बीजेपी ने चला है। लेकिन लोगों के बीच चर्चा यही रहा कि क्या दीदी चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी का खेल कायम होने से रोक पाएंगी। यानी इस चुनाव में एक ऐसा ममता बनर्जी और दूसरी तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच मुकाबला का माहौल शुरू से लेकर आखिरी तक बना रहा और अब भी यही गिना जा रहा है कि किसने किस पर कितनी बढ़त बनाई है।
इस मुकाबले का फाइनल स्कोर आज शाम तक ही सामने आ जाएगा। तो क्या बंगाल में इस बार ममता बनर्जी, बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर भारी पड़ेगी, और हम भी समझेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी के सामने केंद्र का सत्ता से बहरहाल में देखा जाए टीएमसी सांसद को चुनौती दरअसल में बीजेपी के उस घमंड को चुनौती है जिसने वह मानती है कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में ही 3 बार बीजेपी को विधानसभा चुनाव से हरा चुकी है, और क्या आज यह जीत की चौथी बार होगी, यह दिलचस्प होगा। वैसे ममता बनर्जी ने अब तक बीजेपी को तो हराया है, मगर उनकी एक लड़ाई चुनाव आयोग से भी चल रही है। गुरुवार 30 अप्रैल को ही बीजेपी और टीएमसी के नेता स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर आमने सामने आए थे। टीएमसी नेता तो व्यवस्था का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे हुए थे। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की भवानीपुर सीटें पर स्ट्रांग रूम पर पहुंच चुके थे। अब तक शायद ही किसी चुनाव में ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री को 4 घंटे तक मोर्चा संभालने के लिए आगे रहना पड़े। चुनाव की पहली से लेकर वोटिंग और उसके बाद ईवीएम की सुरक्षा तक कई मुद्दों पर सवाल मचा रहा था, और काउंटिंग के उस दिन यानी कि आज चुनावी माहौल के केंद्र से जिन आवर्जनर्स को तैयार करने का फैसला किया गया था उस पर भी विवाद अदालत तक पहुंच गया है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद अब वोटों की गिनती के लिए सुपरवाइजर और सहायक के तौर पर केंद्र सरकार और पीएसयू यानी सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों की तैनाती को लेकर टीएमसी ने ऐतराज जताया है और इस पर कानूनी लड़ाई शुरू की है। कोलकाता हाई कोर्ट ने याचिका खारिज होने के बाद इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है, यह साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग के पास इस बात की विशेष अधिकार है कि मतगणना के लिए किन अधिकारियों का चयन करता है। लेकिन अदालत ने इसके अलावा भी और बहुत कुछ कहा है, जिस पर बीजेपी या उसके समर्थक मीडिया ने चुप्पी साध ली है और इस पूरे मामला को इस तरह पेश किया है मानो टीएमसी को और खुद ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन सच्चाई क्या है, यह बात टीएमसी ने विस्तार से समझा दिया है। आइए जरा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका पर सुनवाई के लिए वही टीएमसी की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 मुख्य आपत्तियों रखी हैं। उन्होंने दलील दी है कि तैनाती के संबंध में जिला चुनाव अधिकारियों यानी डीईओस को 13 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन पार्टी को इनकी जानकारी 29 अप्रैल को ही मिली। इसके उससे समय पर जवाब देने को मौका नहीं मिल पाया क्या? सिब्बल ने अधिकारियों की इस आशंका पर भी सवाल उठाया है कि मतगणना केंद्रों पर गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि अधिकारियों को यह जानकारी कहां से मिलती है कि यह चौंकाने वाला हो सकता है। सिब्बल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारियों से ही हर गिनती की मेज पर माइक्रो आवर्जनर्स के तौर पर मौजूद है। चुनाव आयोग ने इसका पालन करने का वादा किया है, यानी फिर से स्कोर ज्ञानेश कुमार का 0 है और टीएमसी सांसद ने बता दिया कि इस लड़ाई में भी ज्ञानेश कुमार टीएमसी से पीछे रह रहे हैं। बस यही माजरा है, यही राजनीति में चल रहा है। जबकि बीजेपी ने अपने संगठन और सत्ता की सारी ताकत लगा दी है, फिर भी टीएमसी को झुकाने में वह नाकाम रही। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।